कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं कि सर जब हम एंटर करें तो कोड का बटन बंद हो और जब जाके हम सामने बैठें तो बटन खोलें या बंद करके ही बैठें। आजकल सर कुछ ऐसे अजीब से सवाल भी आने लगे हैं। सर बिल्कुल इस पे सही। सर क्या सुझाव देंगे आप? जो सबसे पहले मेरे सामने आता है डैफ का फॉर्म, जी सर। और मैं चाहता हूं इस पे आप बहुत तवज्जो दें, सारे लोग, सारे बच्चे। आपका अपना फोटो, इट टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सिग्नेचर टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपका बड़ा ढुलमुल सा सिग्नेचर है, सर कुछ बच्चों का सर ये कि सर मेरी कोई हॉबी है नहीं तो मैं क्या लिखूं? सर एक क्वेश्चन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग है। व्हाट इफ आई एम नॉट फ्लुएंट इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ माय कार्डर प्रेफरेंस? देखिए कार्डर प्रेफरेंस, जब आप उस कार्डर में जाएंगे और आप उसमें फ्लुएंट नहीं हैं, तो एकेडमी 2 साल पूरा होते होते आपको फ्लुएंट कर देगी। इनके सिग्नेचर से थोड़ा सा लोगों के व्यक्तित्व का पता चलता है। जब आप साइन करें, आई वुड एडवाइज छोटा, थोड़ा सा मोटा पेन से कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजीत तिवारी आप सबका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही थी और जिन लोगों ने मेंस एग्जाम क्रैक किया है आपको बहुत बहुत बधाई। और जो फ्रेशर्स हैं जो 26, 27 या 28 में एग्जाम देंगे, ये सेशन आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। आप जानोगे एक एक स्टेप हम कैसे इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो डैफ का सेशन है, डैफ टू, हाउ टू फिल डैफ टू सेशन, और जो जितने आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हमारे मेल पे आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है और उसमें से जो क्वेश्चंस आपके लिए फायदेमंद होंगे वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे बीच श्री जलज श्रीवास्तव सर, 1984 बैच के आईएएस, रिटायर्ड आईएएस सर के पास ह्यूज एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को मेंटर करने का, गाइड करने का, डैफ सेशंस लेने का और इंटरव्यू गाइडेंस का। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको सर जीनो आईएएस के लिए समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा पहले आप बच्चों को अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बता दें ताकि इनको ये मालूम हो कि आज उनके बीच कौन है और किनको वो सुन रहे हैं। देखिए, मैं एक मामूली सा सिविल सर्वेंट हूँ। आईएएस में आ गया था 84 में, आगमुट कार्डर मिला। उससे पहले 1 साल आईपीएस में था। आईएएस में नहीं आ पाया प्राइमरली इस कारण। उससे पहले मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ डिसिप्लिन वाइज, 1 साल पढ़ाया भी था सेंट स्टीफेंस में। और जो कि शायद आपके कई और सवाल इससे या प्रेरक होते हैं लोगों के सर्विसेज में आने के लिए, वो ये है कि मैंने 6 साल नॉर्थ ईस्ट में गुजारा, 3 साल गोवा में और 2 साल अंडमन्स में। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेसेस। लेकिन इसके अलावा 5 साल गृह मंत्रालय में, 4 साल तकरीबन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह। तो इतना स्पैन ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, इन सब में थोड़ा वक्त गुजारा है। सो एक टिपिकल आईएएस ऑफिसर की मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से मैं ज़िंदगी जी पाया अपने 35-37 सालों में, लेकिन एक अच्छा खासा स्पेक्ट्रम ऑफ असाइनमेंट्स मिलता है और बेहद सेटिस्फैक्ट्री आप कहिए कि एक ज़िंदगी है। और बाकी आईएएस ऑफिसर्स की तरह मैंने भी जी है। जी इट्स सर। इट्स ए वेरी फुलफिलिंग, वेरी चैलेंजिंग task. Almost every odd day you can expect anything, but it's briefly my introduction. धन्यवाद सर। जी। तो सर जो बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, जी। तो सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें। सर ये बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं सर आपके बच्चे से जो क्वेश्चंस आए मैं सिस्टमेटिक पूछ रहा हूँ आपसे जो बच्चों ने पूछा हुआ है। सर एक पर्सनल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन है कि नेम एंड मीनिंग
और प्लेस ऑफ बर्थ, स्कूलिंग और कॉलेज, उसके लिए वो कैसे अपने को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें और डैफ में सर कैसे मेंशन करें? देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इंटरव्यू बोर्ड में कोई भी आदमी को आपका नाम या आपके नाम का अर्थ या आपके विलेज या आपके टाउन का अर्थ जानने का क्या मकसद है। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए दे कुड हैव इजीली गूगल्ड इट एंड फाउंड इट आउट। जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर करते हैं, वो आप दरवाज़ा खोल के घुसते हैं, तो एक सबसे पहले आपका इम्प्रेशन पड़ता है। उसके बाद आपको सामने बिठाया जाता है और उससे आप पूछते हैं कि ओके, आप अपना नाम बताइए, जो भी कुछ है, अपने बारे में कुछ बताइए। द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और मैं हमेशा कहता हूँ सभी से, ख़ास तौर से यूपीएससी के सामने अपेयर होने वाले बच्चों से, यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। सो वर्क ऑन दैट फर्स्ट इम्प्रेशन। यू शुड ट्राई, अपने दोस्तों को सामने बिठाइए और बार बार इस चीज़ को रिहर्स कीजिए कि आपको कितने स्टेप्स में जाकर किस तरह बैठना है, और ये सहज लगना चाहिए। एक मतलब यू डोंट हैव टू स्टम्बल ओवर योर स्टेप्स, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली नेचुरल। जाके बैठ रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, यू शुड एड्रेस द चेयरपर्सन फर्स्ट, एट द सेम टाइम बी कॉग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट दैट इफ देयर इज अ लेडी प्रेजेंट, चाहे वो चेयरपर्सन नहीं है, पहले गुड मॉर्निंग मैम एंड देन गुड आफ्टरनून सर्स, गुड मॉर्निंग सर्स, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, एंड देन यू टेक अ सीट। आपका नाम या जो भी कुछ पूछा जा रहा है, आपके जाने के बाद इन लोगों को याद तक नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक प्राइमरी क्वेश्चन होता है। देखिए, आपके ज्ञान के बारे में तो आपका सारा टेस्ट हो चुका है मेंस में। जी सर। आपके मेंस के मार्क्स उनके सामने नहीं हैं। प्लीज़ बी वेरी क्लियर। एक वक्त था जब प्रीलिम्स तब होता भी नहीं था, 50-60 की बात कर रहा हूँ, जो भी है, स्टेज 1 स्टेज 2 होता था। जी सर। वो सारे मार्क्स उनके सामने होते थे और उस पे आपको जज किया जाता था। और उसमें ये भी ज़रूरी होता था कि आईएफएस आपको तब मिलेगा जब आपके अंग्रेज़ी में एक मिनिमम मार्क्स होंगे। ओके। अब तो वो नहीं है। नहीं सर। अब तो आपको अंग्रेज़ी कतई नहीं आती हो, तभी भी आप आईएफएस में आ सकते हैं और बड़े आराम से आ सकते हैं। राइट नाउ लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। ओके सर। इम्पोर्टेंटली, आपके बारे में अगले आदमी के सामने क्या है, डेफ 1 डेफ 2, आपका फ़ोटो है, आपका नाम वगैरह परिचय है, और आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपकी कार्डर प्रेफरेंसेस वगैरह क्या हैं। तो अगला आदमी क्या पूछेगा आपसे? वो आपसे बोलीविया की कैपिटल और इंडोनेशिया का करेंसी ये सब नहीं पूछेगा, वो पुराना वक्त गया। ठीक है, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज एट ऑल। ये टेस्ट है आप कितने सहज हैं और आप कितने कंफर्टेबल हैं इन योर स्किन, और आप में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इन तीनों का मिक्स आप कैसे बताओगे? या मैं एज ए यूपीएससी मेंबर, यूपीएससी चेयरमैन कभी नहीं रहा हूँ, कभी नहीं रहूँगा, लेकिन ये मैं कैसे जांचूंगा अगले का? मैं उसे कोई तो सवाल पूछूंगा। तो सबसे पहले क्या आता है आपका डेफ 2 कि अच्छा भाई, तुम्हारा नाम मयंक है। मयंक का किस चीज़ का पर्यायवाची, इसका मतलब क्या है? और मयंक अगर बिलासपुर के हैं तो बिलासपुर के पास कौन सा किला फेमस है, क्यों फेमस है, किस राजा ने बनवाया, किसने तोड़वाया, वो सब। सो ये जो भी शुरुआती सवाल पूछे जाते हैं, शुरुआती सवाल, वो इसलिए होते हैं कि अगला जो कैंडिडेट है उसको सहज किया जाए। वो बेचारा पता नहीं बेहद नर्वसनेस के साथ आ सकता है, जी सर। बहुत एप्रीहेंशंस के साथ, बहुत टेंशन के साथ आ सकता है। कई जी लोगों सर। को तो सुबह भूख भी नहीं लगती। जी सर। तो वो आते हैं तो उनको सहज किया जाता है। उसके लिए वो कौन सा सवाल पूछेंगे जो उससे सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो। भाई अपने नाम का, तो अपने नाम का, अपने कहाँ गांव है, कहाँ ये है वो है। इनफैक्ट ये भी एक तरह से अनरिटन है कि आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं। सो ये सब चीज़ें कुल मिला के सिर्फ इसलिए होती हैं कि कैंडिडेट के और मेरे बीच में एक कोई ऐसा सवाल रख दिया जाए कि जिसको एड्रेस करने में कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सुविधा हो। सो इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट नेचुरल क्वेश्चन। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है, उसका मतलब क्या है? और अगर आप वो भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, वो ये कोई ब्लैक मार्क नहीं लगेगा। वो कहेंगे अच्छा भाई किस गांव के हो,
किस शहर के हो, किस प्रांत में, वहाँ पे अच्छा ODOP क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि वो सब आपको सहज करने के लिए होता है। जी सर। दैट इज द ओनली पर्पस। तो अगर आप उन चीज़ों को सबसे पहले प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे कि भाई पहला क्वेश्चन हमने ठीक से दे दिया, और आप धीरे धीरे यू विल वार्म अप टू द बोर्ड विल वार्म अप टू यू विल फील कंफर्टेबल अबाउट ईच अदर। ये इसका पूरा प्रयोजन ही यही है कि कैंडिडेट को कंफर्टेबल। जी सर। प्लीज। जी सर। सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग हाउ टू फिल मार्क्स और परसेंटेज फॉर CGPA सिस्टम। एग्जैक्टली व्हाट यू हैव गॉट। आपको कोई तर्जुमा करने की, ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि 5.6 है तो इसका अप्रॉक्सीमेटली ये आता है, क्योंकि आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे जज ही नहीं किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें दे आर इन द पास्ट। द इंटरव्यू इज ओनली टू असेस योर इमोशनल कोशेंट, I wouldn't say spiritual quotient, but at least your social skills, your sense of self-confidence, your sense of composure. इसका मार्क्स से कोई ताल्लुक नहीं। और मैं कई लोगों को बोलता हूँ, मेरे एक बैचमेट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS में आ गए, IAS में BA कॉरेस्पॉन्डेंस से किया, अच्छे मार्क्स नहीं आए और बहुत ही बढ़िया उनका करियर रहा है। दैट शुड आंसर दिस क्वेश्चन। आप मार्क्स के उसमें प्लीज, यू आर नॉट सपोज टू रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरेल्स। पिछले आपके कितने ही कीर्तिमान हो, जी सर। राइट? जी सर। They are completely irrelevant as far as your interview is concerned. Sir, what is the role of academic achievements? Is there any impact on the interview board? Absolutely none. मैं बार बार यही कहना चाह रहा अभी हूँ आपने बताया है कि आप चाहे PhD हो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपके उस चीज में या किसी भी और चीज में आसपास में आपका कंपोजर बिगड़ा हुआ है तो आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी उस बोर्ड से, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो योर एकेडमिक अचीवमेंट्स आर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी आपका 10th क्लास भी शायद मांगते हैं, 12th भी मांगते हैं, जो भी है, कहीं पे 40.6 था, कहीं 85.9 है, तो लोग पूछेंगे भाई बहुत अच्छी तरक्की की है, पहले पढ़ते नहीं थे कि आप क्यों पढ़ रहे हो? जी सर। या बाद में आपने BSc में टॉप किया और MSc में आप बिल्कुल लुढ़क गए। जी सर। तो तो उसमें पूछेंगे भाई कोई सब खैरियत, कोई इसमें हादसा हुआ था क्या? बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि जी मैं बहुत डिस्टर्ब था, फैमिली सर्कमस्टांसेस थी, मैं पढ़ नहीं पाया। इसके अलावा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है अगर कम मार्क्स आए, और फूलने की तो कतई जरूरत नहीं है अगर ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि वो वहीं पर टेस्ट हो जाता है कि आप किस चीज के बने। जी सर। सर, रिगार्डिंग वर्क एक्सपीरियंस, is work experience mandatory to mention? See, you could be completely unemployed after BA. It's not going to be a negative mark. ये जरूर मैं कहूंगा कि भाई अच्छा 1.5-2 साल अगर कुछ कमा सकते थे तो कमा लेते, you could have put something into the society. लेकिन अगर आप बिल्कुल ना तजुर्बेकार हैं तो उससे कोई मतलब नहीं, और अगर आपने हर 6 महीने पे जॉब बदला है तो उससे भी कोई मतलब नहीं। It is only, as I said, it is only a conversational topic which the interview board will put before you on the basis of data evidence available in the DAF which you have written. जी सर। आपने अपने बारे में कुछ क्लेम किया है कि मैंने यहाँ इस जगह काम किया है, ये मेरा वर्क एक्स है। और आप अगर फॉर एग्जांपल आपने सेमीकंडक्टर के किसी एक पर्टिकुलर फर्म में अगर 3 साल काम किया है और मैंने अगर 4 बेसिक से सवाल पूछ लिए और आप लड़खड़ा गए तो नहीं बनेगा भाई। और मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ नहीं जानना है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि आपने जो यहाँ क्लेम किया है और आप जो हैं उसके बीच तारतम्य है भी या नहीं। और फिर मैं आपसे, आप जिसमें बहुत स्ट्रांग हैं, जिस फील्ड में प्रिज्यूमेबली जी जिसका आपको तजुर्बा है, उसी के बारे में तो पूछने जा रहा हूं ताकि आप सहज हो सकें, आप कंफर्टेबल फील कर सकें। Yes, sir. The tendency of the interview board is now to make the candidate feel extremely comfortable to begin with. Right? There will not be a firing squad. हर मेंबर 10-10 उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है
कि यहाँ पर जॉर्ज भाटा क्यों आया था, ये किस सन में ये वाली लड़ाई हुई थी। नो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 20 सवालों में से 12 को कहा कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो, सॉरी सर, आई न्यू बट आई हैव फॉरगॉटन, राइट नाउ आई कांट रिमेंबर। It is not counted as a black mark. The member will gladly move on to the next question in which you are comfortable. ये important है आपके लिए जानना। तो सर आप ये आगे मेरे क्वेश्चंस आने वाले थे, आपने पहले बता दिया। जी सर, कोई बात नहीं। ये सर यही अनुभव है सर। जी 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 जरूर। जी सर। मैं मैं आपकी जगह आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो सबसे पहले मेरे सामने आता है डैफ का फॉर्म। जी सर। और मैं चाहता हूँ इस पे आप बहुत तवज्जो दें, सारे लोग, सारे बच्चे। आपका अपना फोटो, इट टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सिग्नेचर टेल्स मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपका बड़ा ढुलमुल सा सिग्नेचर है तो उसमें थोड़ा पुख्ता कर लीजिए, इफ यू कैन। हाउएवर, a signature is a reflection of your personality. And if I get a wrong impression about your personality, it will not be telling. However, I will not be judging you on it. लेकिन फोटो से तो मैं जरूर जज करूंगा। अब देखिए, वो वक्त तो है नहीं कि यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन अ 3-piece सूट एंड लुकिंग वेरी ग्लम। दैट इज वन एक्सट्रीम। ऑन द अदर एक्सट्रीम, अगर आप स्टबल लेके और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दाढ़ी बढ़ाऊं या दाढ़ी कटाऊं, और बिल्कुल अनकेम्प्ट सा हेयर स्टाइल है, या कोई छापेदार आप टी शर्ट पहने हुए हैं, किसी क्लब में तो आपको बढ़िया से कुछ मिल जाएगा जो आप जिसके लिए जाते हैं क्लब्स। लेकिन यहाँ पहला इंप्रेशन ये होता है कि आप सिविल सर्वेंट बनने की होड़ में हैं एंड यू आर नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली। आई एम श्योर एवरीबडी हैज ए नीट एंड क्लीन शर्ट में फोटो खिंचाइए। यूपीएससी के फॉर्म में डैफ 1 डैफ 2 में जो आप फोटो चिपकाते हैं, जो कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखी जाएगी, कम से कम उसमें आप ग्रेसफुल और डिसेंट दिखने चाहिए। बिल्कुल। शेव इफ यू हैव टू। द लेडीज हैव अ सेंस ऑफ ड्रेसिंग व्हिच द बॉयज डोंट पोजेस। आई एम सॉरी टू से, दे मच मोर कैजुअल जितने डैफ फॉर्म्स मैंने देखे। तो गाइज, ब्रेस अप, अपने आप को इन योर बेस्ट दिखिए। यू शुड बी प्रॉपरली टर्न्ड आउट, और एक अच्छी सी शर्ट लेके, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डोनाल्ड डक ना बने हो, नाइस स्ट्राइप्ड शर्ट और ए प्लेन शर्ट, उसमें फोटो खिंचाइए, चिपकाइए। दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन आई गेट। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड पीपल नेग्लेक्ट इट अ लॉट। यस सर। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो हमारे कैंडिडेट्स 26, 27, 28 में देंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे आप जी। और सर जो इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो बस वही है कि अब जो उन्होंने कर दिया है, अब उस पर क्या सुधार पॉसिबल है सर? जी ज़रूर। एक चीज़ इंटरव्यू की और बड़ी बड़ी अहम है। देखिए, आप लोगों ने मेंस में एग्ज़ाम दिया है, आपको लेट अस से जो भी मार्क्स मिले किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर पेपर में, उसमें और 10 नंबर लाने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, वो आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। जी सर। ठीक है साहब। लेकिन इंटरव्यू में अमूमन एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और एक बहुत घटिया परफॉर्मेंस में तकरीबन 51 मार्क्स का, बल्कि 70-80 मार्क्स का फ़र्क हो सकता है। जी सर। लोग इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझ रहे सर ये पर डिसाइड कर देगा कि आपका हो रहा है, आप किस तरफ या किस बैठते हैं, रैंक पे जा रहे हैं, किस रैंक पे जा रहे हैं। अंत में जाकर एक रैंक के ऊपर, माफ कीजिएगा, एक मार्क के ऊपर 10-10 कैंडिडेट्स होते हैं। जी सर। इनफैक्ट मेरी गलतियों से आप सबक लें। आई गॉट इन द फर्स्ट ईयर, जब मैं आईपीएस में आया, मेरा 133rd रैंक था, 132nd को आईएएस मिल गया। 133rd, 4, 5, 6, 7, 8 तक एक ही नंबर पे थे, एक ही मार्क था। तो सर अगर एक हाँ जी, उसमें ये होता है कि एज पे भी होता है, कई चीजें होती हैं। जीएस में जिसके ज्यादा आए वो थोड़ा ऊपर रखा जाएगा वगैरह, उनके अपने क्राइटेरिया है, मैं उसमें नहीं शिकायत कर रहा हूँ। जी जी। मेरा कहने का मतलब है कि एक एक मार्क पे मारामारी होती है। 132nd को आईएएस मिल गया, 133rd को आईपीएस मिला। जी सर। है ना। ये बात दीगर है कि अगले साल में आईएएस में आया, ये 137th जिसका था उसने अगले साल आईएएस में टॉप किया, वो बात दीगर है।
लेकिन बात यह है कि इंटरव्यू में आप अगर इसको बड़े प्यार से, बड़ी साधना के साथ करेंगे, तो आप एकदम से 20-25 मार्क्स लेकर जो खामियां रह गई हैं आपको मेंस में, भगवान ना करे अगर कम आए हैं, जी सर। तो आप उस पूरी कमी को पूरा करके बहुत लंबी छलांग मार सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। जी सर। तो स्टूडेंट्स, आप सर की बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करने का प्रयास करें। जितने लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज प्लान करेंगे। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि डेफ टू फिल करते समय कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो अभी हम पहले उसकी बात करेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि आपकी जो इंटरव्यू गाइडेंस के रिगार्डिंग जो आपके कुछ क्वेरीज आई हैं वो मैं डील करूंगा। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर उस पर बताएंगे आपको। तो सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, सपोज कोई बीटेक किया है मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, और सर उन्होंने ऑप्शन ले लिया मैथमेटिक्स या इकोनॉमी या ज्योग्राफी, तो सर उसको वो जस्टिफाई कैसे करे? बड़ा आसान है। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। लॉजिकल ये था उस वक्त में जी कि मैं सर। फिजिक्स और मैथ्स लेता। जी सर। बहुत सारे हमारे साथ में अपेयर करने वाले फिजिक्स के साथ एक हल्का सब्जेक्ट ले लेते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। हम्म। ठीक है। जस्टिफाई करना बहुत आसान है साहब। एक हैवी पेपर है, एक हमने लाइट ले लिया जिसको हम आराम से पढ़ सकते हैं। हम्म। इसमें मैं ये वाकई एम्फसाइज करना चाहूंगा, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हम्म। और वही ऑनेस्टी आपकी बातों में झलकनी चाहिए, और वही ऑनेस्टी आप अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रदर्शित कर देते हैं जी सर। तो आप बिल्कुल ऐसे चले जाते हैं। सर बोल अब तो ऑप्शनल एक होता है जो। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी सर। पिछले 3 साल से करीब मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ। जी सर। इतने सारे इंजीनियर्स या मेडिकल के डिसिप्लिन रखने वाले, दे ऑप्ट फॉर सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हम्म। और उनसे मैं हंसी में ही पूछता हूँ भाई आपने क्यों लिया, और मैं उसे एक्स्ट्रा मार्क्स देता हूँ अपनी तरफ से, जो कहता है सर 5 साल मेडिकल पढ़ के हम थोड़ा सा हेवी हो गया था, सैचुरेट हो गए थे। जी सर। इंजीनियर्स, सर दिस वाज इजियर टू स्टडी, हम्म। व्हाई नॉट? सिंपली से साहब इंजीनियरिंग में फील्ड बहुत बड़ा है, वक्त कम होता है हम लोगों के पास। फॉर द ईज ऑफ अपियरिंग बाय you appear to be purpose oriented. What is the purpose? To crack the mains exam. In engineering or maths or physics or whichever technical subject, अगर आप लेते हैं और आपको लगता है कि साहब इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम कम है, जी सर, राइट, तो और रिस्क थोड़ी है, और उतने ही वक्त में अगर मैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी पढ़ के ज्यादा ले सकता हूं, तो व्हाई नॉट से सो ओपनली? आप ऑनेस्टली बोलिए ना कि सर मुझे लगा कि मैं उसको पढ़ के कम वक्त में उतने ही नंबर ले सकता हूं, इसलिए मैंने कर लिया। देखिए, आप जितने सच्चे रहेंगे अपने आप से और इंटरव्यू बोर्ड से, आपको उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। बट अभी सर, भाई मैंने फिजिक्स के साथ लॉ लिया। सर लॉ तो लेनी था। मैंने कभी लॉ पढ़ा नहीं था, आई वाज नेवर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। ओह माय गॉड। दोस्तों की किताबें ली, पढ़े, आ गए। पहली बार भी लॉ लिया, दूसरी बार जिद में फिर लिया। इशू इज नॉट दैट। और जिस मुझसे पूछा गया, मस्ट हैव इट अपीयर्ड इंटरेस्टिंग, ले लिया। कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, मैं लॉ लिया, कोई बात नहीं। अगर आपने बाकायदा, देखिए आपने कुछ सोच के कोई सब्जेक्ट चूज किया है, जी सर, बीटेक हैं, और आपने उदाहरण के लिए आपने एंथ्रोपोलॉजी ले ली कि साहब ठीक है, आई फाउंड दिस अ लाइटर सब्जेक्ट कंपेयर्ड टू इंजीनियरिंग, सो आई टुक दैट। Everybody knows it's a lighter subject compared to, at least you will be credited for being honest about honest. it. Yes, That's sir. important. Yes, आपकी sincerity, honesty, integrity टेस्ट की जा रही है। There is sir. nothing like a correct answer. So स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिए सर की बातों को कि आपको ऑनेस्ट रहना है। और जाहिर सी बात है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं दे आर वेरी लेंदी एज वेल। और अगर हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, जैसे सर ने बताया कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, तो दे आर सपोर्टिंग अ लॉट इन योर जीएस पेपर एज वेल। अगर आप कोई से भी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेंगे आप, तो अराउंड 200 प्लस मार्क्स आपके जीएस के पेपर्स में आपको सपोर्ट करते हैं, जो मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल सपोर्ट नहीं करते।
तो एक और ये भी ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये जी बात सर। आप कह सकते हैं यस कि सर। साहब इतना इतना सब तो हमारे सब्जेक्ट में है ही। जी सर। जी प्लीज सर। प्लीज। सर एक बहुत बच्चों को सर कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द सर्विस प्रेफरेंसेस कि हाउ टू रैंक सर्विसेज, हाउ शुड कैंडिडेट अप्रोच द सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रेफरेंस। वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस में कैसे वो डैफ टू में प्रेफरेंस कैसे दे वो। देखिए, आप अपने आप को जानिए सबसे पहले, ठीक है। आप अगर समझते हैं कि भारतीय विदेश सेवा में जिस अ, जिस किस्म के कंपोजर की ज़रूरत होती है वो आप में है, अक्सर 48 घंटे बगैर सोए आपको बढ़िया सा सूट वूट पहन के विदेश मंत्री हो, कोई हो, प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। बहुत टेंस सिचुएशंस भी होती हैं। आपको एक भारतीय स्टूडेंट्स के काफिले को एस्कॉर्ट करके चारों तरफ गोले बरस रहे हैं, उनके बीच ले जाना हो, ये सब भी होता है। सिर्फ वहाँ बढ़िया पार्टीज नहीं होती हैं। अगर आपके पास वो टेम्परामेंट है विदेश सेवा का, जी सर। तब तो आप उसको भरें। आईएएस में एक एडवांटेज ये है कि आपका रेंज बहुत ही विस्तृत है। जैसा मैंने अपना ही बताया, यस सर। ट्राइबल वेलफेयर 6 साल नॉर्थ ईस्ट में, एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इनलैंड वाटरवेज, होम मिनिस्ट्री, कंप्लीट सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, प्रोटोकॉल, सेक्रेटरी टू गवर्नर गोवा एंड फाइनेंस, ये सारी चीज़ें किसी एक, ये इतना बड़ा बुके आईएएस में होता है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादातर आईएएस के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। उसके बाद आप आइए, अगर आपकी कदकाठी और आपका टेम्परामेंट पुलिस के लायक है तो ज़रूर जाइए। अब इसमें कदकाठी मतलब पहलवानी नहीं करनी है। ए सर्टन लेवल ऑफ फॉरेंसिक ब्रेन इज रिक्वायर्ड। आजकल तो आईबी में लोग पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, या रॉ में चले गए, या आप एक कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आप ट्रैक कर रहे हैं ईडी में। अब ये क्राइम्स आर नाउ कमिटेड ऑनलाइन, तो इसलिए वो सारी चीज़ें अगर आप उस किस्म के टैक्स हवाए हैं तो आप ज़रूर जाइए। अगर आपका दिमाग चलता है ट्रेजरी ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड थिंग्स, देन यू गो फॉर आईआरएस, कस्टम्स और व्हाटएवर। सो माय इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो उस किस्म के आप असाइनमेंट्स लीजिए, ट्रेड का हुआ वगैरह। तो आप ये पहले अपने आप को जानिए, उसके बाद सर्विस प्रेफरेंसेस आ जाती हैं। अब कुछ लोग फॉर एग्जांपल दिल्ली के ही आसपास रहना चाहते हैं, सो वो अपनी 7वीं 8वीं दानिब्स भर देते हैं। आईएएस आईपीएस हुआ, यूटी कार्डर या यूपी वगैरह वगैरह, उसके बाद सर्विस प्रेफरेंस ये है कि कम से कम सेंटर के पास आए। ठीक है भाई, आपके ऊपर। सो सर्विस प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट, व्हाट योर टेम्परामेंट इज, एंड देन फिल इट। सर कुछ क्वेश्चन पूछा है सर कि आई एम सॉरी, Yes. लेट मी ऐड दिस। एक समय था कि सर्विस के प्रोग्रेशंस अलग अलग होते थे। ओके। आईएएस और आईएफएस की the speed at which their career progression used to go was slightly faster, much faster in fact. और audits and accounts हुआ, railway traffic services हुआ, customs हुआ, IRS वगैरह, उनके परसेप्शन ये था कि वो लोग उतनी तेजी से उनका प्रमोशन नहीं होता है वगैरह नहीं। अब ऐसा नहीं है। ओके। अब एटलीस्ट डायरेक्टर लेवल, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, और धीरे धीरे एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे भी हुआ है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल पे तो ऐसे बेइंतहा पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स हैं जिसमें सिर्फ ये देखा जाता है बैच क्या है और स्किल सेट क्या है। सो इट हैज बिकम मच मोर होमोजीनस, एंड देयर इज नो सच, हाउ शुड आई से, परसेप्शन ऑफ अ बैरियर कि वो उस सर्विस से इसलिए मुझसे तेजी से निकलेगा। सो आई थिंक यू कैन, आप बिल्कुल निर्भीक होकर ये इस दिशा में जा सकते हैं। जी प्लीज, आई इंटरप्ट। सर कुछ बच्चों ने सर ये पूछा हुआ कि कैन सर्विस प्रेफरेंसेस बी चेंज लेटर? नो। सो स्टूडेंट्स, जो सर ने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताया कि आपकी अप्रोच, आपका जो ब्रेन की जो एफिनिटी है, किस फील्ड की तरफ ज़्यादा झुकाव आपका, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस दोगे आप, क्योंकि ये प्रेफरेंसेस बाद में चेंज नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, तो इसको सोच समझ के, और अगर ज़्यादा कोई दिक्कत होगी तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहा है
उस पर आप बात कर लेंगे, तो हम 1-to-1 सेशंस भी आपके प्लान करेंगे जो, ताकि कोई गलती आपसे ना हो। तो सर आइए आगे क्वेश्चंस को और लेते हैं। सर जी। बहुत ही अच्छा बताया आपने और आपके अनुभव का बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है सर। सर एक कैडर के रिगार्डिंग बच्चों का सर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ टू चूज अ कैडर, कैन आई लीव द कैडर प्रेफरेंस ब्लैंक, how should candidate decide on the cadre preferences, should they focus on proximity to their home state, language और professional opportunities? ये देखिए भाई, अगेन आपके ऊपर है। एक वक्त मैं कहूँगा कि काफ़ी आदर्शवादिता थी 1950s, लेट 40s, 50s में, 60s में। उसमें बहुत सारे तत्कालीन आईएएस ऑफिसर्स रिक्वेस्ट करते थे कि हमें हमें होम स्टेट से बाहर भेजा जाए। वो एक किस्म का प्रिंसिपल्ड स्टैंड था। Okay. उस वक्त एक अलग ब्रीड ऑफ ऑफिसर्स थे जो चाहते थे कि हम बाकी देश के बाकी हिस्सों में जाके करें। Okay. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो तमिल्स हैं, और उन्होंने डेलिबरेटली जाकर पंजाब में और बिहार के, तो बिहार में, आसाम में कई जगह जाकर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और बहुत डिस्टिंक्शन के साथ। मेरे अपने एक दिवंगत बैचमेट, he was a Manipuri and he was in Tamil Nadu cadre. अब राहुल खेमन बोहरेल ही पास्ड अवे कोविड के दौरान। Okay. उनके उसकी खूबी ये थी कि वो एसएमईज भी ठीक से नहीं बोलता था। हिंदी और बंगाली तो भूल जाइए। ही वाज ग्रेट इन हिज ओन लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ कोर्स, एंड इंग्लिश, बट ही वाज स्पीकिंग एक्सेंटलेस तमिल। अच्छा। जी, क्योंकि एकेडमी में ही आपको जिस राज्य का आपको कार्डर दिया जा रहा है उसकी भाषा सीखनी जरूरी है और आप सीख जाते हैं। अब आप सोचिए कि कितना आसानी से एक विद ए कंप्लीटली डिफरेंट family of languages, he came from a very different family of languages, But obvious. and fitted so beautifully into Tamil. So you do not have this kind of a thing कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपको भाषा के कारण दिक्कत होगी। एक हमारे दो बड़े अच्छे मित्र हैं, both are Sikh gentlemen और तमिलनाडु कार्डर में मेरे समकालीन हैं। They speak lovely Tamil. So all that is besides the point. The more important thing is if you leave that any state, any cadre outside home state, आपने लूज बॉल फेंक दी है, उसके बाद यूपीएससी आपको कहाँ क्या कार्डर लॉट करेगी, फिर शिकायत मत करना भाई। तो अपनी प्रेफरेंस आप दीजिए, जरूर दीजिए, राइट। तीसरी चीज, कुछ लोग मैं सही गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग इस मेंटालिटी के होते हैं कि अगर होम स्टेट नहीं मिला तो उसका नेक्स्ट स्टेट मिल जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं मिला, मध्य प्रदेश मिल जाए, हरियाणा मिल जाए, ये वगैरह। भाई वो आपके ऊपर है, लेकिन लूज मत, उसको ब्लैंक मत छोड़िए। और सच पूछिए तो नॉर्थ ईस्ट, देखिए मैं तो, मेरी सर्विस की शुरुआत वहाँ से हुई है, 6 साल गुजारे हैं। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द रीजन, और अब तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों हो रहा है। जी सर। इतना सारा वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं नहीं समझता कि नॉर्थ ईस्ट को आप कैटेगरी 6 में रखिए। आई मीन यूजुअली आई सी कैटेगरी 6 and 6 नागालैंड। और कई बार मुझे ये सालता है कि बड़ी नागालैंड कभी गए हो, उसके बारे में जानते हो क्या? सो इट्स आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ एप्रीहेंशन दैट पीपल से नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना है। सो कई चीज़ों में आप देखिएगा, देखिए कोई भी आप कार्डर प्रेफरेंसेस भरते हैं तो उसमें उससे पहले आप जान लीजिए कि उस स्टेट में, उसके आसपास के स्टेट्स में पिछले कई सालों में जीडीपी क्या ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, आपको किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने हैं। yes, ये सारी चीज़ें करके टेक अ रीजन डिसीजन। आई डू नॉट हैव एनी मोर विजडम देन यू डू अबाउट योर नीड्स, बट so you please know what you are in for and go for it. सर कुछ क्वेश्चंस अचीवमेंट्स एंड हॉबीज से आए हैं बच्चों के। What approach should student take while describing their achievements and extra curricular activities? बिल्कुल, देखिए ये समझिए कि ये सवाल अचीवमेंट्स एंड हॉबीज पे पूछे किस लिए जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड, अगेन आई विल कम बैक टू इट, वो उस चीज के बारे में पूछता है जिसके बारे में आप बड़ी सहजता से जवाब दे सकते हैं। That is the whole purpose. Nobody is going to be impressed if you are
10th क्लास में आपने पोइट्री रेसिटेशन में 3rd प्राइज लिया था। इस किस्म की चीजें मत लिखो भाई, मत लिखो। Nobody is going to, in fact, I would count it against you कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। If you simply say reading and writing, जहां आपने रीडिंग एंड राइटिंग इंडियन माइथोलॉजी लिखा है, तो भाई थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, फिर मैं माइथोलॉजी में आपको लपेटूंगा। यस सर। लेकिन आप रीडिंग एंड राइटिंग तो कहोगे सर थोड़ा बहुत सब कुछ पढ़ता हूँ, थोड़ा ही पढ़ लिया, थोड़ा बहुत। there's absolutely nothing nothing harmful there. You can always slime out. I would advocate write not too many about your achievements, not too long about your achievements and about your awards. अगर ऐसा कोई अवार्ड है जिसमें वाकई नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे कोई है, ज़रूर लिखिए। क्रिकेट में आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, चेस में आपने स्टेट को रिप्रेजेंट, बिल्कुल कीजिए। और उसके बाद उससे 3-4 सवाल निकलेंगे, ये जान के रखिए। जी सर। बिकॉज यू सी द पर्पस ऑफ दीज फॉर्म्स of getting that knowledge is for the interview board to start another conversation on that topic. So the lesser openings you give, the lesser vulnerable you are. So don't be so full of yourself कि मैंने 8th class में मैंने ये किया था और 10th class में ये किया था, और yes sir, not needed at all. You simply write, I'm fond of poetry and dancing and singing and this and music in general. I'm fond of reading and writing, especially Indian authors, जो आपको मर्जी हो। लेकिन उसका ये मान के चलिए कि उसके बाद जो अगले 5-6 सवाल आएंगे उसके लिए आपको तैयारी पूरी चाहिए। यस सर। है ना सर? कुछ बच्चों का सर है कि सर मेरी कोई हॉबी है नहीं, तो मैं क्या लिखूं? ओके, कुछ चीजें कृपया मत लिखिए हॉबीज में। वॉकिंग, माइंडलेस मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेट तो हम लोगों को वैसे भी करना चाहिए। अब प्राणायाम करने को कोई हॉबी करेगा क्या? यू राइट फिटनेस, गुड इनफ। फिटनेस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, राइट? यस सर। हॉबी आप ये कह सकते हैं नथिंग रिमार्केबल टू डिक्लेयर। लेकिन कोई आदमी अगर बगैर हॉबी के हो, ही वुड बी वेरी सैड ह्यूमन बीइंग। आई थिंक मैं नहीं समझता कोई आदमी बगैर हॉबी के हो। आप लिखिए, वेब सीरीज देखता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, एब्सोल्युटली नो हार्म। यस सर। सर रिगार्डिंग मेडिकल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, एक बच्चे ने सर पूछा हुआ है, डू आई नीड टू डिक्लेयर माइनर मेडिकल कंडीशंस? Nobody has the time or business to know everything about you. Major things, fair enough, आपको डिक्लेयर करना है, ज़रूर कीजिए। लेकिन मेडिकल आपका एग्जामिनेशन तो होता ही है, तो उसमें आप डिक्लेयर करें ना करें, उस वक्त तो सब उनके सामने होता है। Yes, They'll go through your entire medical history, everything उस वक्त कर दीजिएगा। कोई ऐसी don't be too eager। yes sir। 6 साल पहले नज़ला हुआ था, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग है, व्हाट इफ आई एम नॉट फ्लुएंट इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ माय कार्डर प्रेफरेंस? ये तो बताया अभी आपने। देखिए, कार्डर प्रेफरेंस, जब आप उस कार्डर में जाएंगे और आप उसमें फ्लुएंट नहीं हैं, तो एकेडमी 2 साल पूरा होते होते आपको फ्लुएंट कर देगी। न सिर्फ फ्लुएंट कर देगी, आप इसलिए फ्लुएंट हो जाएंगे क्योंकि आप सर्विस में कंफर्म ही नहीं होंगे जब तक आप उस लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम कंडक्टेड बाय दैट स्टेट पास नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप तमिलनाडु के निवासी हैं, इफ यू आर नेटिव ऑफ तमिलनाडु and you opt for or get West Bengal as your cadre, then in the academy there will be language classes in which you will be taught Bengali. And when you go to Kolkata during your district training after the phase 1, you will be asked to appear in a departmental exam which would cover law and this and that, all those land revenue, etc. There are some 5-6 papers including Bengali. And if you do not clear Bengali, you will not be confirmed in service. Okay. तो इसलिए आपको करना तो है ही। और तो आप लैंग्वेज को लेके परेशान ना हो, और सर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि आप सीख जाओगे।
तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ना है आपको। सर एक समराइज करते हैं इस पॉइंट को कि जो आपका सर अनुभव रहा इतने सारे डेप्स देखने का और बच्चों के सर मॉक्स और इंटरव्यू लेने का, जी। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कैंडिडेट्स मेक व्हाइल फिलिंग द डेफ टू? मैंने ज़्यादातर मॉक इंटरव्यूज़ के स्टेज पे इन्हें देखा है। आप पहले हैं जिन्होंने मुझे प्री डेफ फॉर्म फिलिंग के वक्त पे बुलाया है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। जैसा कि मैंने कहा, फ़ोटो, कुछ यस लोगों सर। का फ़ोटो देखते ही मेरा मन उखड़ जाता है। ठीक है? आई मीन दे लुक लाइक somebody mug shot in a police station, right? Disabled people, I यस सर। dislike that. Anybody will dislike it. हम्म। It means you're not respecting the civil services to begin with. दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आप जब अपनी खूबियाँ लिखते हैं अपने अचीवमेंट्स में, तो उसमें से मैं 30% वैसे ही, अगर बहुत लंबा हो तो 30-40% मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, right? यस सर। And you don't want the interview board to be discounting. हम्म। आप सटीक लिखिए, कंसाइज लिखिए, ताकि बोर्ड के दिल में आपके लिए कौतूहल पैदा हो कि व्हाट इज दिस स्लाइटली एनिग्मेटिक, स्लाइटली अंडर प्लेइंग कैंडिडेट, जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है। यस सर। Nothing is worse than you claiming something, claiming familiarity or knowledge or expertise in a certain thing, and I ask 3 questions and I puncture your balloon. यस सर। ठीक है? अब आप ग्रीक मैथोलॉजी, आई लव रीडिंग अबाउट ग्रीक मैथोलॉजी। अरे ग्रीक मैथोलॉजी पे लोग शोध कर रहे हैं आज भी। तो अगर मैंने 4 सवाल पूछे और एक घोड़े की चाल जैसा थोड़ा तिरछा सवाल पूछ लिया और आप नहीं बता पाए, तो आप बिल्कुल यू लूज फेस। आई डोंट वांट यू टू लूज फेस। एट द सेम टाइम, अगर मैंने कहा कि मैं रीडिंग राइटिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स, इट कुड बी इकोनॉमी, फाइनेंस, डिफेंस, जीडीपी, एग्रीकल्चर, यू नेम इट, ट्राइबल वेलफेयर, एंड ऑल्सो मैथोलॉजी, व्हाई नॉट? तो उसमें थोड़ा आता है, थोड़ा इधर का आता है, उधर का आता है, जो आप सबको आता है। अगर आप इस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो आप सबको बहुत कुछ आता है। बट ऑब्वियस इट्स जस्ट दैट उसको बहुत बढ़ाइए चढ़ाइए नहीं। नहीं। इट इज देयर इज ऑलवेज अ ग्रेस। जो कहते हैं ना कि हीरा कब कहे लाख टकू मेरो मोल, तो जो असली हीरा है वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता है अपने बारे में। ये इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि हॉबीज में बहुत ही कंसाइज, कॉम्पैक्ट और वही मेंशन करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आंसर कर पाए। अब आपने कुकिंग मेंशन कर दी और आपसे कहा कि भाई बताइए कैसे बनाएंगे, आप बता नहीं पा रहे हो। आप गार्डनिंग मेंशन कर दी आपने और क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉयल और तरीका पूछा गया, आप बता नहीं पा रहे हो आप। तो बहुत सोच समझ के भरें जो आप जस्टिफाई कर पाए। और जित सर ने जैसा बताया, जितना ऑनेस्टली आप मेंशन करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा आंसर करना जो है। सर बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर और सर आगे बताइए सर, और क्या कॉमन मिस्टेक्स आप ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग कि सिग्नेचर से थोड़ा सा लोगों के व्यक्तित्व का पता चलता है। जब आप साइन करें, आई वुड एडवाइज थोड़ा सा मोटा पेन से कीजिए। मोटे आजकल वो जेल वाले आ रहे हैं। इट सिंपली टेल्स दैट दिस मैन हैज एम्फेसिस एंड फोर्स। अगर बहुत ही दुबला पतला सा साइन होगा, लिस्टलेस किस्म का, तो वही है कि इसमें सब पावर की कमी है। ही इज रनिंग ऑन लो बैटरी। बड़ी माइन्यूट बात है। देखिए, मैं एक थोड़ा मजाक सा आपको लगेगा। I worked with a certain very old gentleman at a time who was naturally of a very set opinion. और वो मुझसे खूबी ये थी कि मुझे बता देते थे कि भाई मेरा ये विचार है, अब आप नोट बना के ले आइए। ओके। तो मैं कैलीग्राफिक पेन से लिखता हूँ, उसमें कई निब्स होती हैं। तो उसमें सबसे मोटी निब होती थी, उसे काली इंक में डुबो के काफ़ी मोटा मोटा लिखता था
जिसको कि साहब ये चीजें हैं, अप टू यू, आप ये लीजिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, या जो चाहते हैं आप वो करिए। ओके। एंड 100% स्ट्राइक मेरा रेट मेरा है कि ही वुड ऑलवेज एंड अप एग्रीइंग विद मी। ये इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह ये सबकॉन्शियस को आप प्ले कर सकते हैं अगले आदमी की, ये इंपॉर्टेंट है। बट तो अपने सिग्नेचर को थोड़ा सा बढ़िया से करके प्रैक्टिस कीजिए। इट शुड बी फोर्सफुल, राइट? इट शुड, अब मैं आप ये तो नहीं कह सकता कि हाँ डॉट लगाइए, क्या कीजिए, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ यू। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर आप एक फोर्सफुल सिग्नेचर करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। बहुत सर ने आपको अच्छी सुझाव दिया है, इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा जो है। एक चीज और इंटरप्ट करूंगा। जी सर, प्लीज। एक बड़ा ही अजीब केस आया जिसमें अगले ने अपना जब एड्रेस दिया था उसमें पिन कोड किसी और स्टेट का दे दिया। तो देखते ही लगा, मतलब यूपी का पिन कोड 2 से शुरू होता है जी सर। और आप कुछ 6 का दे रहे हैं, कैसे चलेगा? प्लीज बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर फिलिंग अप योर DAF2। एक दफे उसकी फोटो स्टार्ट करके एक रफ भरिए, दोस्तों को 2-4 को दिखाइए, गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। सी, जो चीज सही है वो तो है ही, इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, लेकिन जो गलत है और पकड़ी गई तो वो एकदम से नेगेटिव हो जाता है। यस सर। सो बी वेरी वेरी प्रिसाइज अबाउट योर द प्लेस वेर यू स्टडीड। सी, दीज आर फैक्चुअल थिंग्स। आपका एड्रेस, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह, दे आर एब्सोल्यूट फैक्ट्स एंड नो पॉइंट गोइंग रॉन्ग देयर। बिल्कुल सर। सर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सर डैफ फिलिंग के बाद जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो, तो हाउ टू एंटर द इंटरव्यू रूम, आर देयर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम? पहली चीज, अपीयरेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। कहीं कहीं पे बताया गया है कि ब्लैक सूट ब्लैक टाई। प्लीज, ना तो आप 30,000 में केस की जरह करने जा रहे हैं जी सर। और ना आप फ्यूनरल में जा रहे हैं, ठीक है? आपकी उम्र नहीं है, 20s में है, आपके ब्लैक सूट और ब्लैक टाई पहन के सोचें कि आई एम वेरी सोबरली ड्रेस्ड। आई एम सॉरी, वेयर सम नाइस, नॉट फ्लैशी कभी नहीं होना चाहिए। वेयर समथिंग सोबर एंड समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू योर एज। ऑल राइट, यू डोंट हैव टू लुक लाइक यू आर इन मॉर्निंग। दूसरी चीज, ये जो एंकल वाले मोजे आते हैं ना, burn them. I mean, keep it for your jeans and keep it for your discs and morning walks. आपको बकायदा ब्लैक शूज या ब्राउन शूज एंड मैचिंग सॉक्स जरूर पहनने हैं ऊपर तक के। किसी बुजुर्ग ने कहा था, मेरे पिताजी ने कहा था कि कुछ जो एक्चुअली उन्होंने भी शेरलॉक होम्स को पढ़ के कहा था कि यू जज ए पर्सन बाय हिज शूज। वो सबसे पहला आईना वो होता है कि हाउ हिज शूज आर। मैं उसको सॉक्स पे भी ले जा रहा हूँ। अगर आपने शूज बड़े कंजर्वेटिव पहने हैं हम लोगों के कहने पे, लेकिन उसमें आपके सॉक्स में वो आजकल बड़े प्रिंटेड विंटेड आ गए हैं, मिकी माउस बना होता है, तो भाई ये नहीं चलेगा। और एंकल वाले तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। ए डिसेंट शर्ट, ये कहीं नहीं लिखा कि आप सूट पहनिए। अगर आपका अप्रैल और मई में है, आपको कोट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक सिंपल सी प्लेन शर्ट या स्ट्राइप शर्ट पहनिए। ये ना हो कि पसीना यहाँ वहाँ झलक रहा है, सो बी देयर। एक शर्ट चाहे साथ में लेके जाइए, अपने दोस्त को थमाइए, गाड़ी में बदलिए और जाके अंदर बैठिए। अगर जाड़ों में आप जा रहे हैं, फरवरी मार्च में, अगर आप फरवरी में हो रहा है और काफ़ी ठंड है, सो कहीं ये नहीं लिखा कि आप सिर्फ एक टाई बांध के जा रहे हैं, अंदर से आप ये शेकिंग। आप अंदर मफलर पहनिए, कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं अगर आप मफलर उतार के उनके सामने रखते हैं। ये मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने सहज हैं। यू प्लीज से सर एक्सक्यूज मी, कैन आई टेक दिस ऑफ? आई वाज फीलिंग वेरी कोल्ड आउटसाइड, नाउ आई कैन टेक इट ऑफ, परफेक्टली ऑलराइट। या बाहर रखिए। जब कोई अंदर आता है तो वो कितना नर्वस है, अगले 10 सेकंड में आप उसको आंक सकते हैं।
इफ ही इज लॉकिंग हिज, जैसे आने का एक तरीका होता है, वॉक लाइक, डोंट वॉक लाइक जेम्स बॉन्ड, बट वॉक लाइक ए पर्सन हु इज वेरी कंपोज्ड। ओके, 2 स्टेप्स आगे आकर सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि वेदर देयर इज अ लेडी प्रेजेंट। अभी भी ओल्ड फैशन तरीका यही है, द लेडी शुड बी ग्रीटेड फर्स्ट। यू से गुड मॉर्निंग मैम, देन लुक एट द चेयरपर्सन, सेज गुड मॉर्निंग सर्स, यू विल बी आस्क्ड टू सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। 2 स्टेप लेके, एक बड़ी छोटी सी चीज, अगर कुर्सी काफी आगे है थोड़ी सी पीछे कीजिए, बैठिए, और चलने से पहले जब आप उठते हैं तो उस कुर्सी को 2 इंच आगे कर दीजिएगा, इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। यू लाइक टू रिस्टोर द रूम और द वर्क प्लेस एग्जैक्टली एज यू फाउंड इट। जी सर। राइट, सो यू आर ए पर्सन हु इज मेथोडिकल एंड प्रिसाइज। जब आप जैसे डोंट बी इन अ हरी टू ड्रिंक दैट वाटर और whatever, wait to be asked a question, have a general genial, don't give a goofy smile, but be genial and expect कि आप जैसे बहुत सारे दोस्तों के या कुछ बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं। हर एक को मैं ये सजेस्ट करूंगा, have 200 mock interviews with your friends. What you do with the professionals is over and above. अगर 5 लोग साथ साथ अपीयर कर रहे हैं तो बारी बारी से एक एक आके, भाई चलो चल के आओ, एंड 4 of you sit in judgment। एक दूसरे से भी बहुत सीखता है आदमी। जी और सर। आपके दोस्त ही आपको बता रहे हैं, अरे तेरा कदम लड़खड़ा रहा है या ये हो रहा है। सो देयर यू आर। सर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा रहा सर। हाउ टू स्टार्ट व्हेन चेयरमैन आस्क टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Okay, saying myself so and so is wrong English. Sir, my name is so and so, this is my I come from such and such place, I am a graduate of economics and presently I am working in such and such place, or presently I am not working. Keep it very crisp. क्रिस्प। इस सवाल में से आपका अगला सवाल निकलेगा इस जवाब में से। जी सर। इसलिए अगर आप वो लीडिंग क्वेश्चन फेंकते हैं जिसमें से अगला वो आएगा, अब डोंट बी इन अ हरी, सर आई प्ले फुटबॉल अ लॉट, क्योंकि फुटबॉल से आपको क्वेश्चंस चाहिए। नो, डोंट डू दैट। इंटरव्यू बोर्ड आपको अगले 30 मिनट फुटबॉल पे पूछेगा ही नहीं कि ये तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, छोड़ो। सो बी देयर। Ideally, a person is supposed to introduce himself as, my name is such and such, I belong to such and such place, I come from such and such place, I have studied here in this subject and I'm working here. ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। इसमें 1-2 चीज़ें आप ऐड करना चाहें, बहुत बढ़िया। उनको पूरे 4 महानगरों के तापमान नहीं जानना है। Just want your it's only to get the ball rolling. Okay, so that they can pick on the next question. Yes sir. So mostly you should make sure that they ask you about your name or your region. The next question should come from there. Yeah. तो ये उसका तरीका है कि आप इसको रोल करें उस तरफ में। आप उसे मेंबर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि अगला सवाल इस तरफ से आए। जी सर। तो आप अब हिंदू कॉलेज से हैं, अच्छा हिंदू कॉलेज से उसकी स्थापना कब हुई, वो क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या, तो आपने अगले 1-1.5 मिनट को आप डोमिनेट कर रहे हैं। यस सर। सी दैट इज द ट्रिक, यू हैव टू कीप गिविंग आंसर्स। अब ये तो जो लोग कई बार अपीयर हुए हैं या जिनको मैं बता सकता हूँ कि भाई आपका अगला जवाब, अगला सवाल कौन सा आना है, ये पिछले आप प्लान कर सकते हो, उस तरह आप प्लान कर सकते हैं। यू कैन प्ले द गेम। और भाई अगर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स ये सुन रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके सर। सर व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट आंसर टू व्हाई डिड यू सिलेक्ट सिविल सर्विसेज? जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। देखिए उसका सबसे आसान जवाब मैं ये बता सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज का स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब जैसे कोविड में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, एवरी डिप्टी कमिश्नर, एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। या कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आता है तो उसमें एवरीबडी इज अ पुलिसमैन।
The DC has to sometimes wear a bulletproof jacket and go there. या कोई किसी ज़िले में अगर कोई बहुत बड़ा टनल हो रहा है, माइनिंग हो रही है कुछ, the DC has to make a lot of arrangements. If he's an engineer, he'll do a far better job. So it is not an either or. It's not a zero sum game कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील हो गए हैं तो आप फिर आईएएस नहीं हो, उसके लिए आपको स्पेशल वजह चाहिए. कोई स्पेशल वजह नहीं चाहिए. इट्स अ जनरलिस्ट एग्जाम and people from all walks of life are required to be in the civil services because they can administer better. तो यही आपका बिल्कुल सच्चा और सटीक जवाब होना चाहिए कि साहब मुझे लगा कि मैंने लॉ की डिग्री की है, देयर इज सो मच व्हिच आई कैन कंट्रीब्यूट बेटर देन ए सिंपल ग्रेजुएट. और आई एम एन इंजीनियर. I think there is so much infrastructure likely to happen in the country over the next few years. I can contribute slightly better. That's it. बहुत जस्टिफाइड भी है. हाँ, और ये सच भी है. सच भी है. सर कई बार ऐसा होता है कि मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा और लगातार सर 4-5 क्वेश्चंस के आंसर कैंडिडेट नहीं कर पाया और बहुत वो नर्वस हो रहा है वो. तो इनका सर क्वेश्चन ये हुआ है कि उस कंडीशन में वो कैसे खुद पे कंट्रोल करे, कंपोजर कैसे मेंटेन कर पाए वो. मेरे अपने इंटरव्यू में साहित्य एकेडमी अवार्ड्स क्या होते हैं हर एक को मालूम है. तो मैं बोल के आया हूँ सर आई डोंट रिकॉल. सो पूछा ये गया, मैं जब पहुंचा था आईपीएस से आईएएस में आने के वक्त में, वो तो नई नई अर्ध सत्य फिल्म आई थी. तो 30 में से 28 मिनट करीब सिर्फ अर्ध सत्या पे सवाल पूछे जा रहे थे. ओके. और मुझे भी मजा आ रहा था, उन्हें भी मजा आ रहा था. 28वें मिनट के बाद शायद किसी को लगा यार और तो कुछ पूछा ही नहीं, तो अच्छा भाई बताइए साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या होते हैं. तो आई सेड सर मुझे याद था बट आई हैव फॉरगॉटन. एंड आई स्माइल्ड. तो उनका भाई हाउ कम यू डोंट रिमेंबर दिस. सो आई सेड सर आई गॉट टायर्ड. जो कि सच है. जिन साहब का मैंने जिक्र किया 20 में से 12 सवालों को उसने कहा सर राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर. उसके साथ ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं हुआ था. सो दे सेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. खट से आया सर दिस आई डोंट रिमेंबर, दिस आई डोंट रिमेंबर. 7 कंटिन्यूअस क्वेश्चंस ही सेड सॉरी आई डोंट रिमेंबर एंड 5 बीच बीच में बाद में. राइट. You're not supposed to know everything. Dear children, this is not the test of your knowledge. This is the test of your composure, self-confidence. अगर आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और आप फ्लस्टर हो गए, हाँ, तो आप गए. क्योंकि अगले 4 सवाल अगला आदमी आपको पानी पिलाता रहेगा क्या? That's not his job. His job is to make you comfortable. उसने अपनी समझ में सोचा ऐसा कोई सवाल पूछूं जो आपसे रिलेवेंट है. आप बिलासपुर के हैं तो बिलासपुर में कौन राजा थे या क्या हिस्ट्री है क्या है. आपको नहीं आता नहीं बोल दीजिए कि साहब कभी पढ़ा था अभी भूल गया हूँ. आगे बढ़िए. लेकिन अपने मेंटल फैकल्टीज को, अपने कंपोजर को आप यहीं रखिए, इसके नीचे मत आने दीजिए. अगर 3-4 सवाल हैं कोई बात नहीं सर आई एम सो सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी. स्माइल एंड से सर आई एम ट्रूली सॉरी बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ. प्रॉब्ली आई नीड टू ब्रश अप अगेन. जो कि सच है. उस वक्त आप खड़े होके बैठ के आप दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, नहीं आ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, पैनिक हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है. नो. उनको अगर कुछ जानना होता तो आपका मेंस का, आपकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है मेंस में. नॉलेज का टेस्ट नहीं है इंटरव्यू. सो फर्स्ट थिंग ये फंडा क्लियर हो जाए. जी सर. लेकिन अपने आप को बिल्कुल इस लेवल का कॉन्फिडेंस पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं. सर एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू रिकवर इफ आई डोंट नो द आंसर. ये तो बताया आपने टू ए क्वेश्चन और मेक मिस्टेक ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कुछ गलत बता दिया. आपने गलत बता दिया और आपको लगा कि आपने गलत बताया. यू सिंपली से सर एक्सक्यूज मी. ओके. जस्ट रिमेंबर सच क्या है. सबसे पहले सच्चाई क्या है आपको उसी वक्त याद आया, नहीं मैंने इसका गलत आंसर दिया. यस सर. कि सॉरी सर मैंने पहले जो बोला था गलत था, अब मुझे ये याद आ गया है. दिस अपीयर्स टू बी the right answer. People will move on.
यू आर ह्यूमन, आपको पहले गलत आंसर देना था, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इट्स नेचुरल। अगर आप फ्लस्टर कर गए हैं, देखिए, आई वुड गो टू द एक्सट्रीम ऑफ सेइंग सर आई एम फीलिंग अ बिट नर्वस। हम्म। अगर वहां पानी रखा है, सर आई एम फीलिंग अ बिट नर्वस, कैन आई टेक अ डीप ब्रेथ? सर ये बोल सकते हैं? बिल्कुल आराम से, सच यही है। ये अगर उनको आप भी पता है। उनको भी पता मालूम है। है, वो लोग भी आपके पिताजी की उम्र के हैं, तो जाहिर है। हम्म। और कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपने दोस्तों के सामने, अपने माता पिता, गुरुजनों के सामने बैठ के 10, 20, 50 इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज किए हैं, प्रोफेशनल्स के सामने आकर किए हैं, जी सर। ओवर एंड अबव, बट बेस। तो आपके पास ये दिस विल कम इन नेचुरल टू यू। ये नौसिखिया वाला काम नहीं होता है, फिर यू बिकम बिल्कुल। सो यूज्ड टू इट। ठीक है, नहीं आया नहीं आया, द हेवंस आर नॉट फॉलोइंग। सो स्टूडेंट्स, सर ने आपको बताया कि प्रैक्टिस करेंगे आप। अगर आप डेली आ पा रहे हैं, देन हम आपको ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज के मौके देंगे और पूरा एनवायरनमेंट कुछ वैसा ही बना होगा। अगर आप डेली नहीं आ पा रहे हैं, तो हम आपके ऑनलाइन मॉक्स प्लान करेंगे। आप अपना डिटेल नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर आप मेल कर देंगे। सर आपका जो ह्यूज एक्सपीरियंस और एक्सपर्टी है सर, तो सर क्या शॉर्ट में टिप्स देना चाहेंगे आपकी, समराइज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि इंटरव्यू गाइडेंस में कुछ मुख्य सलाह जो आप देना चाहेंगे कि बच्चे जो हमारे पास मॉक के लिए आए तो क्या क्या वो होमवर्क करके आए? आप अगर कुछ भी ना करें तो आपको करीब 110 नंबर मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, मतलब आप वाकई झगड़ा उगड़ा कर दें तो हो सकता है नेगेटिव भी हो और उस पर लोग लिखें भी, लेकिन अगर आप बिल्कुल निहायत लचर किस्म का इंटरव्यू करके आए तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। लेकिन आपने बढ़िया किया तो भाई आप 200 क्रॉस कर जाओगे, 210। अब आप सोचिए कि बहुत बड़ा 110 गैप से 110 से 210, 205 जो भी है, जी सर। उसके सफर को आपने कैसे तय करना है। इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इंटेग्रिटी, of your self confidence, and your sense of how should I say, sincerity towards yourself. If you देखिए, there is so much of I think 5 लोगों में करीब 150 साल का सर्विस एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं है। बिल्कुल सर। और उसमें ये लोग 10 सेकंड में पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ आदमी फेक है और कहाँ बिल्कुल जेन्युइन सा है, जेन्युइन सा है। किसकी बॉडी लैंग्वेज सहज है, राइट, और किसकी जर्की है, मतलब इधर उधर देख रहा है। हैव रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड कंपोजर। इनमें से कोई आपको खाने नहीं जा रहा है। ये सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो प्राइमरीली इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके डैफ में से कुछ सवाल उनके सामने झांक रहे हैं, और या फिर जो आज का अखबार और कल का अखबार और पिछले 2-4 महीनों का या साल भर का अखबार है, उसमें से कुछ ना कुछ पूछेंगे। जो इन्होंने मेंस में तैयार किया हुआ है, जो वैसे भी तैयार किया है, जो कि हर कोई जानता है, लेकिन ये क्यों पूछा जा रहा है? दे आस्क यू वेदर दे बेसिकली वांट टू नो इफ यू आर अप टू डेट, और आपको, क्योंकि यू आर सपोज टू अप टू डेट, जो उस दिन का सुबह का न्यूज़पेपर है वो तो यकीनन पढ़िए, और पिछली रात की सारी न्यूज़ और कुछ वो अच्छे अच्छे डिबेट्स हैं वो सुनिए। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू से ये पलकी शर्मा का हुआ या शेखर गुप्ता का हुआ, या जो एनालिटिकल किस्म के हैं, कई लोग हैं ऐसे, मैं उनको किसी को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं सर ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा और संतुलित आपको 45 मिनट में अगर एक कैप्सूल मिल जाता है जो सारे सब्जेक्ट को कंप्रेस करके, टीवी 9 पे कुछ आते हैं अच्छे डिबेट्स, दैट इज अप टू यू, इट शुड बिकम पार्ट ऑफ यू। तो ये आपकी सारी तैयारी अच्छी सी होती है। इनके अलावा आपके अपने जब आप डैफ भरते हैं या इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो समझिए उस डैफ का ही एक बाई प्रोडक्ट आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। सो उस नज़रिए से अगर आप अपने डैफ को भरेंगे तो फायदेमंद रहेंगे, राइट। सो बाय एंड लार्ज, एंड ऑफ कोर्स अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने शायद 12th फेल में एक वो आखिरी में सीन ये था
Trust me, not a single interview board makes those kinds of comments which were made to reject him. था ना, सिली फेलो, वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कोई नहीं कहता, कोई नहीं करता। आउट ऑफ क्वेश्चन। वो फिल्म सिनेमैटिक लिबर्टीज लेते हैं, लेकिन जो होता है, एक चीज ये हुई, वो जो जाता है हेयर कट कराने के लिए, आईपीएस या आईएएस, ऐसा नहीं होता है, कहता अच्छा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि यू शुड लुक ट्रिम। अगर आप बिल्कुल वो नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी पर्टिकुलर एक्टर का, लेकिन उस किस्म के आप रख के जाएंगे तो यू विल गिव अ वेरी बैड इम्प्रेशन। या स्टबल होगा आपके, भाई सोच लो, दाढ़ी रखनी है तो पूरी दाढ़ी बाकायदा रखिए, नहीं रखनी है तो शेव करके जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप टाई बांधिए, लेकिन अगर टाई बांध रहे हैं तो मैं दिखाना चाहूंगा, तो ये ऊपर का बटन बंद भी होगा और ये ऊपर तक होगी, या टाई निकाल दीजिए और कॉलर खुला रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कंफर्टेबल हो आप, अप टू यू। लेकिन अगर आप टाई पहने हैं तो ये नहीं कि बटन खुला है और टाई यहाँ पे है, हिल रही है, टाई नीचे आ गई। जी सर। ये काम सिर्फ वो करते हैं जो ऑफिस के बाद किसी बार में जाते हैं, बारटेंडर के सामने बैठे होते हैं, उस वक्त की ड्रेस कोड है ये। ठीक है, डोंट, गुड़गांव में बहुत मिल जाएंगे। डोंट बी लाइक दैट। अगर आपने टाई पहनी है देन देयर इज अ वे, बटन बंद होगा और टाई ऊपर तक होगी। और टाई प्लीज अगेन wear a blue or gray or any suit and wear some decent matching tie with a regular pinstripe or whatever, हल्की decent सी शर्ट। और गर्मियां हैं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको ये सब तामझाम करने की। a neat belt, nice shoes, nice socks ऊपर तक के, और एक सिंपल शर्ट, परफेक्टली गुड। सर जब रूम में कैडेट्स एंटर करेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं कि सर जब हम एंटर करें तो कोट का बटन बंद हो, और जब जाके हम सामने बैठें तो बटन खोलें या बंद करके ही बैठें। आजकल सर कुछ ऐसे अजीब से सवाल भी आने लगे हैं। सर इस पे सर क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये इट्स वेरी अम्यूजिंग। द ओनली थिंग विच किड्स मिस आउट ऑन इज सहजता। व्हाट इज सहज? बच्चा अंदर मतलब इट्स लाइक अ रोबोटिक मूवमेंट। वो 4 कदम चल के आया, बैठने से पहले उसको परमिशन दी गई तो कोट का बटन खोलेगा, बैठ जाएगा और यूं करके बैठेगा। आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। यूं करके बैठेगा। मैं बच्चों से मॉक इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ, भाई तुम क्या किसी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने आए हो क्या? सावधान बैठ वाली मुद्रा में आए हो क्या? आर यू इन द रॉन्ग रूम? आर यू बिफोर द रॉन्ग बोर्ड? ये किसने कहा है कि हाथ तुम्हारे यहाँ जमे होंगे? पहली चीज़, कोट के बटन पे बड़े आराम से बैठिए, बैठ के अपने हंसते खेलते बात करते हुए। इसलिए मत खोलिए क्योंकि किसी एकेडमी ने आपको बताया है, इसलिए खोलिए कि आपको बैठने में ज़्यादा आसान लगेगा। या अगर आप कोट का बटन खुला रख के आ रहे हैं, कोई पाप नहीं हो रहा है, आपको सहज क्या लग रहा है भाई? आप आइए, आराम से बैठिए और पहले सवाल के दूसरे सवाल के बाद ऐसे बड़े आराम से खोलिए, क्योंकि वो आप फील कर रहे हैं कि खोलना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि किसी एकेडमी ने घुसा रखा है। yes, और जिसने भी कहा है कि अपने हाथ ऐसे जमा के रखिए घुटनों के ऊपर, द गाय इज अ बफून। जब मैं भी हाथ से मैं बात कर रहा हूँ, yes, सहज ह्यूमन बीइंग्स का मूवमेंट क्या होता है? इट्स ए बॉडी लैंग्वेज थिंग। जो मेरी आंखें हैं, जो मेरी ज़ुबान है और जो मेरे हाथों का मूवमेंट है, वो एक तारतम्य में होना चाहिए। ये कह रहा है कि मैं रोबोट हूँ, आंखें कुछ कह रही हैं, मुंह कुछ कह रहा है, you will lose marks, you will not gain marks, sorry, you will lose marks. Please don't dance of course, but keep your hands naturally in your lap, right? टेबल पे आप रख सकते हैं लेकिन अपने लैप में रखिए, और बीच बीच में हाथों को अपने पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को बतौर एक एक्स टीचर। सर आपने टीचिंग भी किया हुआ सर? हाँ, यस सर। तो मैं बताना चाहिए, मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ। आप नेचुरली हाथों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी बात का वज़न थोड़ा सा इंटरव्यू बोर्ड के मेंबरान के सबकॉन्शियस में ज़्यादा पड़े। इसलिए
अगर आप उस बॉडी लैंग्वेज को अपना सकते हैं, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स प्लीज़ डू इट। सर बहुत अच्छा बताया आपने। और चलते वक्त ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उठ के आपने बटन बंद किया, आपने बस गुड डे, हाँ इंसिडेंटली चलने के वक्त में व्हेन यू गेट अप, पीछे जाकर आपने कुर्सी को जैसे पाया था, आपने शायद बैठने से पहले कुर्सी को थोड़ा आगे खींचा था, बैठ के आप थोड़ा उस वक्त आगे हो गए थे, कम आउट उस कुर्सी को वापस थोड़ा सा पीछे कीजिए। ये आपके इंटरव्यू बोर्ड को बताएगा कि दिस गाय इज़ मेथोडिकल एंड प्रिसाइज। दूसरी चीज़, जब आप जाने से पहले ऑलवेज विश, ऐसे सबकी तरफ देखिए, एंड गुड डे टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे, आप सबको नमस्कार। किसी भी भाषा में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर टू हैव गुड मैनर्स। यस सर। राइट, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। सर एक क्वेश्चन मुझे सर और याद आ रहा है कि अगर कोई मेंबर्स सामने बैठे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट, समझा, मैं समझ और गया। सर कैंडिडेट आंसर कर रहा है, तो सिर्फ सर 1 to 1 वो आई कांटेक्ट रखे एब्सोल्युटली, या सबकी तरफ देखते रहे वो? देखिए, इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर ने सवाल पूछा है आपसे, यस सर। लेकिन आपको जवाब देना है पूरे बोर्ड को। सो जो कैलकुलेशन ये होती है कि भाई 50-60% उस मेंबर की तरफ देखिए, और बाकी 41% आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व कीजिए। उन लोगों ने भी आपको नंबर देने हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक मेंबर देगा। यस सर। ठीक है, तो सब पे आपको इंप्रेशन जमाना है, एंड यू आर आंसरिंग टू द एंटायर बोर्ड। सो उसका तरीका होता है, स्टार्ट विद स्पीकिंग, और बीच बीच में ऐसे ऐसे सबको यू कैन गिव योर स्माइलिंग दिस थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यू लुक एट दैट पर्सन, और बाकी सब लोगों की तरफ देखिए। यू आर एड्रेसिंग द होल बोर्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो सर बहुत ही अच्छा बताया आपने। स्टूडेंट्स, अगर आपकी और क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल या जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो आप। तो जितने कैंडिडेट्स हमारे जो आने वाले वर्षों में एग्जाम देंगे, आज का सेशन आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत आपका शुक्रिया। अनुभव बच्चों को मिला। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Very grateful to Messrs. Geno and you especially, Ajit ji. थैंक यू सर। I really hope that the children who are listening to this are able to कुछ चीज़ों को आत्मसात करें, उसे खुद बैठ के अपना मंथन मनन करें, और उसके बाद इस चीज़ को अगर ला सकते हैं अमल में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि if they make it through in the first shot. Thank you so much. धन्यवाद।